हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की डेट है 5 अप्रैल और 5 अप्रैल के द हिंदू न्यूज़पेपर को हम यहाँ पे एनालाइज कर रहे हैं। आज का द हिंदू एनालिसिस हम शुरू करें उससे पहले मैं आपको बता देती हूँ कि आप हमसे टेलीग्राम के थ्रू कनेक्ट कर सकते हो। यहाँ पे हमारा चैनल है मयूरी भागवानी के नाम से। इस चैनल पे आपको हमारे लेक्चर्स की पीडीएफ मिल जाएगी। इसके अलावा आप मेल आईडी और ट्विटर आईडी के थ्रू मुझसे कनेक्ट कर सकते हो। जो भी आपकी क्वेरीज हो आप मुझे इन पे भेज सकते हो। आज का लेक्चर थोड़ा सा लेट हो गया है, बस अप्रैल तक थोड़ा सा मेरे साथ कोऑपरेट कर लो। अप्रैल के बाद सब सही है, लाइफ सही है, ठीक है। लेकिन अप्रैल तक थोड़ा सा आपको मेरे साथ कोऑपरेट करना पड़ेगा। ओके। तो 62 डेज बचे हैं यूपीएससी प्रीलिम्स में। और अब आपकी पूरी पूरी एक तैयारी होनी चाहिए कि अब आपको सारा का सारा नॉलेज अपना कंसोलिडेट करना है। तो थोड़ा सा बकअप हो जाओ। थोड़ी बहुत एंग्जाइटी हो रही है तो होने दो, ये हेल्दी एंग्जाइटी है और इसमें टेंशन लेने की कोई बात नहीं है। ओके। आगे बात करते हैं आज के टॉपिक्स की। तो जीएस 1 में हम देखेंगे कल्चर में राजा रवि वर्मा के बारे में। जीएस 2 में हम देखेंगे पॉलिटी में फंडामेंटल ड्यूटीज एंड मेंडेमस के बारे में। जीएस 3 में हम देखेंगे एनवायरमेंट में आईपीसीसी की रिपोर्ट के बारे में। इसके अलावा एयर पोल्यूशन की भी एक रिपोर्ट आई है, इसके बारे में देखेंगे। इकोनॉमी में देखेंगे इंडिया ऑस्ट्रेलिया ट्रेड पैक्ट के बारे में। साइंस एंड टेक में एमआरएनए वैक्सीन के बारे में समझेंगे। एंड जीएस 4 में वी हैव नथिंग फॉर टुडे। शुरू करते हैं आज के पहले आर्टिकल के साथ। पहला आर्टिकल बात कर रहा है आईपीसीसी की। तो देखो हुआ क्या है। हुआ ये है कि एक ऑर्गेनाइजेशन है, नाम है इसका आईपीसीसी, ठीक है। पूरा नाम है इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज। इसकी मीटिंग चल रही है, ठीक है। ये कुछ रिपोर्ट्स के साथ आती है। क्लाइमेट चेंज को रोकने का काम करती है ये पूरी ऑर्गेनाइजेशन। इसमें कुछ साइंटिस्ट हैं, कुछ पॉलिटिकल लीडर्स हैं, ये सब लोग हैं। तो यहाँ पे मेनली साइंटिस्ट जो हैं उनका योगदान ज्यादा है इसमें। और ये जो साइंटिस्ट हैं बताते हैं कि किस तरह से हम क्लाइमेट चेंज को रोक सकते हैं। ठीक है। तो पहले आईपीसीसी की बात करते हैं, फिर आते हैं न्यूज आर्टिकल के ऊपर। तो आईपीसीसी इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज, नाम से क्लियर है कि एक तो ये क्लाइमेट चेंज को लेकर काम करती है, ठीक है। और दूसरी चीज की एक इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है ना, इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है। यूपीएससी प्रीलिम्स में कई बार एनवायरमेंट से रिलेटेड ऑर्गेनाइजेशंस पूछी जाती है। पहला क्वेश्चन तो यही होता है कि किस चीज के लिए काम करती है। दूसरा क्वेश्चन ये होता है कि क्या ये इंटर गवर्नमेंटल है या नॉन गवर्नमेंटल है। तो दो क्वेश्चन तो आपके यहीं की यहीं सॉल्व हो गए, ठीक है। तीसरी चीज कि ये जो है ये यूएन की इंटर गवर्नमेंटल बॉडी है, ठीक है। यूएन से इसका रिलेशन है। एंड देखो ये रिस्पॉन्सिबल है फॉर एडवांसिंग नॉलेज ऑन ह्यूमन इंड्यूस्ड क्लाइमेट चेंज। तो देखो ये जो भी ह्यूमन इंड्यूस्ड क्लाइमेट चेंज है उसको यहाँ पे उसके बारे में नॉलेज शेयर करती है, उसके बारे में रिसर्च वगैरह करती है, ये सारे काम भी करती है। 1988 में ये स्टैब्लिश हुई थी। दो ऑर्गेनाइजेशन थी जिन्होंने मिलकर इसको स्टैब्लिश करा है। एक है वर्ल्ड मीटरोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन और दूसरा है यूएनईपी। तो देखो जो दो मैंने आपसे स्टेटमेंट पूछे ना, एक तो आपसे पूछा जाएगा कि आईपीसीसी क्या है, क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड है। सेकंड पूछा जाएगा इंटर गवर्नमेंटल है नॉन गवर्नमेंटल है, तो आपको पता है इंटर गवर्नमेंटल है। तीसरी चीज पूछी जाएगी कब स्टैब्लिश हुई, तो 1988 में। चौथी चीज पूछी जाती है किसने मिलके इसको स्टैब्लिश किया, तो डब्ल्यूएमओ और यूएनईपी के अंतर्गत है ये, ठीक है। अच्छा, पांचवी चीज ऐसा भी पूछा जा सकता है कि क्या ये यूएन की ही कोई बॉडी है। तो अगर आप नाम देखोगे ना तो नाम से कहीं पे भी क्लियर नहीं हो रहा है कि ये यूएन की बॉडी है। लेकिन ये यूएन की बॉडी है क्योंकि यूएनईपी था ना इसके बनने में, एस्टेब्लिशमेंट में यूएनईपी का भी हाथ है, इसीलिए। और ये जो पांच चीजें मैंने बताई है ना, ये हर एनवायरमेंटल ऑर्गेनाइजेशन के लिए आपको तैयार करनी है। इसके हेडक्वार्टर्स कहाँ है, जेनेवा स्विट्जरलैंड में। अब देखो मोस्ट ऑफ द इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस के जो हेडक्वार्टर्स हैं वो जेनेवा में मिलते हैं आपको, है ना। फंक्शंस देखो, फंक्शन ये है कि यहाँ पे रेगुलर असेसमेंट करते हैं ये साइंटिफिक बेसिस पे क्लाइमेट चेंज का। मतलब किस तरह से क्लाइमेट चेंज हो रहा है इसका असेसमेंट करते हैं, है ना। असेसमेंट करते हैं यानी कि जो भी डाटा है उसको कलेक्ट करके डाटा अवेलेबल जो भी है उसको असेस करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे इनका काम है डाटा को असेस करने का। यहाँ पे डाटा कलेक्शन यहाँ पे ये नहीं करते हैं। जो डाटा ऑलरेडी अवेलेबल है उसको असेस करते हैं, ठीक है। और उस बेसिस पे कुछ कंक्लूजन्स देते हैं। ये बताते हैं कि क्लाइमेट चेंज का क्या इम्पैक्ट हो सकता है, क्या फ्यूचर रिस्क हो सकती है, हमको क्या ऑप्शन अडॉप्ट करने चाहिए मिटिगेशन के लिए, अडेप्टेशन के लिए। और इन्हीं सारी चीज़ों से यहाँ पे जो भी आईपीसीसी जो भी रिपोर्ट देती है उसी का यहाँ पे बेसिस बनाकर पॉलिसी मेकिंग की जाती है, ठीक है। तो जो भी डेवलप्ड कंट्रीज हैं, डेवलपिंग कंट्रीज हैं, क्लाइमेट चेंज को रोकने के लिए आईपीसीसी की रिपोर्ट के बेसिस पे पॉलिसी मेकिंग करती हैं।
ओके, तो क्लियर है ये सब। आगे बात करते हैं। तो देखो यहाँ पे आईपीसीसी की ही रिपोर्ट आई है अभी, क्या सिक्स्थ रिपोर्ट चल रही है इनकी, है ना। तो सिक्स्थ रिपोर्ट इनकी चल रही है, सिक्स्थ रिपोर्ट इन्होंने लाई है, और ये कुछ सालों से इसके बारे में जो भी रिसर्च वर्क है वो चल रहा है, असेसमेंट चल रहा है। तो यहाँ पे सेकेंड जो इसका देखो, ये 3 इंस्टॉलमेंट में आई है ये जो रिपोर्ट है ना। अभी जो है इसकी थर्ड इंस्टॉलमेंट आई है सिक्स्थ रिपोर्ट की, मतलब कि थर्ड फेज जो था सिक्स्थ रिपोर्ट का वो अब यहाँ पे आया है आईपीसीसी का। ओके, और आईपीसीसी ने अब ये कहा है कि ग्लोबल वार्मिंग को रोकना पहले तो बहुत मुश्किल होने वाला है। पेरिस क्लाइमेट पैक्ट के दौरान, पेरिस एक्ट, हमने एक पेरिस पैक्ट सॉल्व यहाँ पे रिजॉल्व किया था, पेरिस पैक्ट। ये पेरिस क्या है, पेरिस पैक्ट क्या है, एक एग्रीमेंट है। ये एग्रीमेंट में हमने ये डिसाइड किया, COP21 के दौरान हुआ था, ठीक है। अच्छा, जिनको नहीं पता उनको बता दूं मैं कि UNFCCC, ठीक है, ये क्या है, यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन है क्लाइमेट चेंज के ऊपर। तो यूएन की ही एक बॉडी है जो क्लाइमेट चेंज को रोकने का काम करती है। अब इसी के अंतर्गत मीटिंग होती है हर साल, इसको हम कहते हैं कॉप, यानी कि कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी। जब 21st मीटिंग हुई थी यूएनएफसीसी की, यानी कि COP21 जब हुई थी, तब यहाँ पे एक एग्रीमेंट साइन किया गया था जिसका नाम था पेरिस पैक्ट या फिर पेरिस एग्रीमेंट। इसमें बोला गया कि अगर हमको क्लाइमेट चेंज को रोकना है, ग्लोबल वार्मिंग को रोकना है, तो सबसे पहला काम हमको करना पड़ेगा कि टेम्परेचर राइज को रोकना पड़ेगा, ठीक है। और टेम्परेचर राइज को रोकने के लिए हमने एक टारगेट सेट किया कि इस साल के, इस सेंचुरी के एंड तक, यानी कि 2100 ये ईयर तक हमको मैक्सिमम टेम्परेचर जो हमारा बढ़ेगा, सिंस 1850 1750 के दौर की बात कर रहे हैं, जो इंडस्ट्रियलाइजेशन वाला दौर था ना, प्री इंडस्ट्रियलाइज्ड एरा, इसके हिसाब से आज की डेट में यानी कि 2100 तक जो टेम्परेचर राइज होना चाहिए वो 2 डिग्री सेल्सियस तक ही होना चाहिए, इससे ज्यादा टेम्परेचर राइज नहीं होना चाहिए। और कोशिश हम ये करेंगे कि 1.5 डिग्री सेल्सियस पर ही रोक दें इस टेम्परेचर राइज को। अब देखो, थोड़ा सा एक चीज समझो, क्लाइमेट चेंज जो है, सबसे पहली मैनिफेस्टेशन क्लाइमेट चेंज की क्या होती है। आपको कब लगता है कि हाँ क्लाइमेट चेंज तो हो रहा है, जब आपको लगता है कि बहुत ज्यादा गर्मी हो रही है, बहुत ज्यादा ठंड हो रही है। तो टेम्परेचर का जब इससे सीधा रिलेशन पड़ता है तो हम समझते हैं क्लाइमेट चेंज हो रहा है। इसीलिए पेरिस एग्रीमेंट में ये कहा गया कि 2100 ईयर तक प्री इंडस्ट्रियल एरा के मुकाबले हमको 1.5 डिग्री सेल्सियस या फिर 2 डिग्री सेल्सियस पर टेम्परेचर राइज को रोकना है, ठीक है। अब यहाँ पे आईपीसीसी ये कह रहा है कि अगर हमको ये टारगेट को अचीव करना है ना, तो सबसे पहला काम हमको क्या करना पड़ेगा, एनर्जी सेक्टर में ट्रांजिशन लाना पड़ेगा। ट्रांजिशन कैसा, अभी हम फॉसिल फ्यूल्स पे बेस्ड हैं पूरी तरह से, अब हमको ट्रांजिशन लाके करना पड़ेगा इसको, हमको नॉन फॉसिल फ्यूल्स या फिर रिन्यूएबल एनर्जी पे बेस्ड होना पड़ेगा, ठीक है। तो हमको वाइड स्प्रेड ट्रांजिशन की जरूरत है, वाइड स्प्रेड इलेक्ट्रिफिकेशन की जरूरत है, जैसे कि इलेक्ट्रिक व्हीकल्स हम यूज कर सकते हैं। एनर्जी एफिशिएंसी लाने की जरूरत है, मतलब हम एनर्जी यूज तो करें लेकिन उसी एनर्जी में ज्यादा यूटिलाइजेशन हम कर लें, उसको कहते हैं एनर्जी एफिशिएंसी लाना। अल्टरनेटिव फ्यूल्स की तरफ हमको बढ़ना पड़ेगा, ठीक है, जैसे कि सोलर एनर्जी हो गई, विंड एनर्जी हो गई, ठीक है। ये सारी जो है ये अल्टरनेटिव एनर्जी है। ये सब चीजें कही गई है आईपीसीसी में। पहली चीज तो ये हुई, और भी कई सारी चीजें बोली गई है। क्या क्या बोला गया है देखो, दूसरी चीज ये बोली गई है कि आईपीसीसी ने ये बोला है कि अगर हम चाहते हैं कि हमारा 2050 तक ही, बाय द मिड ऑफ दिस सेंचुरी, अगर हम इस टेम्परेचर राइज को रोक लें, ठीक है, अगर हम 1.5 डिग्री सेल्सियस पर ही इस टेम्परेचर राइज को रोकना चाहते हैं, तो पहली चीज तो बहुत मुश्किल होने वाला है। दूसरी चीज ये कि अगर हम ये चाहते हैं रोकना, तो हमको क्या करना पड़ेगा, जितने भी कोल फायर्ड पावर प्लांट्स हैं, ठीक है, जितने भी कोल पावर्ड फायर कोल फायर्ड पावर प्लांट्स हैं, इनमें जिसमें भी कैप्चर करने की या कार्बन को स्टोर करने की कैपेबिलिटीज यानी कि टेक्नोलॉजी नहीं है, ऐसे सारे कोल फायर्ड पावर प्लांट्स को हमको बंद करना पड़ेगा बाय 2050। तभी हमारा जो टेम्परेचर राइज है वो 1.5 डिग्री सेल्सियस पर रुकेगा। समझ गए। तो कोल फायर्ड पावर प्लांट, कोल किस पे बेस्ड है, फॉसिल फ्यूल पे बेस्ड है। तो ये जो फॉसिल फ्यूल बेस्ड पावर प्लांट है जिसमें कार्बन को ना स्टोर करने की टेक्नोलॉजी है ना कैप्चर करने की टेक्नोलॉजी है, ऐसे फॉसिल फ्यूल बेस्ड पावर प्लांट्स को हमको बंद करना पड़ेगा बाय 2050, सभी के सभी को, ठीक है। दूसरी चीज यहाँ पे ये बोली गई है कि ग्रीन हाउस गैस एमिशन को हम रोकें कैसे, उसके ऊपर बात हुई, ठीक है। तो अगर इंडिया की बात करें तो सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी अथॉरिटी ये बोलते हैं कि इंडिया के पास आज की डेट में जो कोल पावर्ड प्लांट्स हैं, ठीक है, यानी जो कोल फायर्ड पावर प्लांट्स हैं, इनसे जो इलेक्ट्रिसिटी बनती है, ठीक है, वो कितनी है, लगभग 211 गीगावाट्स है, ठीक है। और ये जो 211 गीगावाट मतलब आज तक
वर्ल्ड में जितनी भी एनर्जी बन रही है बिकॉज ऑफ द कोल फायर्ड पावर प्लांट्स, उसमें से कुल मिला के 10% जो एनर्जी है वो अकेले इंडिया में बन रही है। मतलब इंडिया काफी कंट्रीब्यूट कर रहा है ये कोल पावर्ड पावर प्लांट्स में। बिकॉज ऑफ दिस यहाँ पे ये फॉसिल फ्यूल्स के यूज के कारण ही हमारा टेम्परेचर राइज बढ़ रहा है, और इसी को यहाँ पे बंद करने की बात करी है आईपीसीसी ने। अब देखो आईपीसीसी सिर्फ यहाँ पे रिकमेंडेशन दे सकती है, इसको अपनाना ना अपनाना ये अलग अलग देशों के ऊपर है, ठीक है। दूसरी चीज, ग्लोबल एनर्जी मॉनिटर डाटा, ये डाटा आया है ग्लोबल एनर्जी मॉनिटर डाटा। इसने बोला है कि 31 गीगावाट जो है वो अभी और कंस्ट्रक्ट हो रहा है, ठीक है, और 24 गीगावाट प्री कंस्ट्रक्शन स्टेज में है। ये दोनों जो है ये किसकी बात कर रहे हैं, ये हम कोल फायर्ड पावर प्लांट की ही बात कर रहे हैं, ठीक है। तो हमको जरूरत क्या है, हमको जरूरत है राइट पॉलिसीज की, राइट इंफ्रास्ट्रक्चर, राइट टेक्नोलॉजी की, तभी जाके हम यहाँ पे इन सारी ग्रीन हाउस गैसेस का जो एमिशन हो रहा है उसको रिड्यूस कर पाएंगे। और हमको इसको रिड्यूस करना है कब तक, कहाँ तक, हम 70% इसको रिड्यूस कर सकते हैं, इतना हमारे पास कैपेबिलिटी है, और ये भी बाय 2050। देखो यहाँ पे ये बोला गया है कि अभी हमारे पास ये कैपेबिलिटी कि हम 70% तक ये ग्रीन हाउस गैसेस का एमिशन रोक सकते हैं, ठीक है। और ये बहुत बड़ी बात है अगर हम प्रॉपर पॉलिसीज लाए, प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर लाए, प्रॉपर टेक्नोलॉजी ले आए तो, ठीक है। अच्छा, एक और अपडेट आप लोगों के लिए, अभी रिसेंटली नेपाल ने यहाँ पे इंटरनेशनल सोलर अलायंस ज्वाइन करके नेपाल जो है 105th यहाँ पे मेंबर बन गया है इंटरनेशनल सोलर अलायंस का। तो ये सारे जो एफर्ट्स अलग अलग कंट्रीज कर रही हैं वो किसकी तरफ ले जा रही हैं इनको, वो ले जा रहे हैं क्लाइमेट चेंज की तरफ, क्लाइमेट चेंज को रोकने की तरफ, ठीक है। तो यहाँ पे नेपाल ने भी अपनी तरफ से एफर्ट मारा है, इंटरनेशनल सोलर अलायंस में शामिल हुआ है। आप लोगों के लिए क्वेश्चन है, इंटरनेशनल सोलर अलायंस का हेडक्वार्टर कहाँ है, याद रखना पहला क्वेश्चन है ये आज का, इंटरनेशनल सोलर अलायंस का हेडक्वार्टर कहाँ पे है, ठीक है। अच्छा, आगे बात करते हैं। तो देखो इस सिनेरियो में क्या हो रहा है कि 1.5 डिग्री सेल्सियस पे आपको रोकना है। इसके लिए आईपीसीसी ने बोला है कि जितना भी आपको यूज करना है ना, मिथेन, ग्रीन हाउस गैसेस, जितना भी करना है, जितना भी करना है आप ये 2025 तक कर लो, जो भी पीक आना चाहिए ना 2025 तक आ जाए, उसके बाद आपको सिर्फ रिड्यूस करना है इसके यूसेज को। ये कहा गया है कि अगर हम इसको टैप करना चाहते हैं, इस टेम्परेचर को टैप करना चाहते हैं, तो हमको लगभग 43% कार्बन यूसेज को कम करना पड़ेगा, ठीक है, ग्रीन हाउस गैसेस को कम करना पड़ेगा, मिथेन के यूज को हमको कट डाउन करना पड़ेगा बाय 1/3, ठीक है। मतलब 33% जो आप मिथेन यूज करते हो इसको तो आपको कट डाउन ही करना है। और इसके बाद भी कोई गारंटी नहीं है कि 1.5 डिग्री सेल्सियस पे रुकेगा कि नहीं रुकेगा टेम्परेचर। हो सकता है कि 1.5 डिग्री सेल्सियस से ऊपर चला जाए, राइज हो जाए, लेकिन धीरे धीरे ये वापस नीचे आने लगेगा अगर हम ये सारे एफर्ट्स करते हैं तो, ठीक है। अभी यहाँ पे ये एक सिर्फ एक अर्ली वार्निंग के तौर पे बताया गया है, ठीक है, कि ग्लोबल टेम्परेचर फिर धीरे धीरे वापस आने लग सकता है, ओके। अभी अच्छा, एक चीज और है कि ये जो लेटेस्ट आईपीसीसी रिपोर्ट है ये बताती है, एक स्टार्क रिमाइंडर है ये, कि हम जो हैं जितनी भी डेवलप्ड कंट्री हैं पहले तो वो यहाँ पे आगे आए और नेट जीरो एमिशन की तरफ आगे बढ़े। नेट जीरो एमिशन मतलब कि कार्बन जितना भी आप यहाँ पे एमिट कर रहे हो उतना ही कार्बन स्टोरेज के लिए आपके पास वो सिंक्स हो, ठीक है, कार्बन सिंक हो। कार्बन सिंक क्या होते हैं, फॉरेस्ट हो गए, ओशन हो गए, ये कार्बन सिंक होते हैं। कैसे होते हैं कार्बन सिंक, क्योंकि यहाँ पे ये कार्बन को स्टोर करते हैं, कैप्चर करते हैं। तो अगर आपकी इंडस्ट्रीज जो है, अगर आपकी इंडस्ट्रीज कार्बन एमिट कर रही हैं तो आपके पास इतना फॉरेस्ट एरिया हो कि वो उतना का उतना कार्बन एमिशन स्टोर कर सके, कैप्चर कर सके, इसको कहेंगे हम नेट जीरो एमिशन। तो डेवलप्ड कंट्रीज को जल्दी से जल्दी नेट जीरो एमिशन की तरफ बढ़ना चाहिए। हालांकि यहाँ पे आईपीसीसी ने ये बात भी करी है कि हम थोड़ा सा यहाँ पे स्पेस दे सकते हैं डेवलपिंग कंट्रीज को, अभी अभी उन्होंने डेवलप करना शुरू किया है, हम उनसे ये उम्मीद नहीं कर सकते कि वो सारे अपने इकोनॉमिक डेवलपमेंट को छोड़कर सिर्फ एनवायरमेंटल डेवलपमेंट की बात करें, ये बहुत इम्प्रैक्टिकल सी बात हो सकती है। अच्छा, एक चीज और कि आईपीसीसी की रिपोर्ट पहले आ जानी चाहिए थी लेकिन नहीं आ पाई, क्यों नहीं आ पाई, उसके पीछे भी एक कारण है। कारण ये है कि जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं, डेवलपिंग कंट्रीज के ऑफिशियल ने मीटिंग करी और आईपीसीसी के साइंटिस्ट को ये समझाया कि आप जो भी रिपोर्ट निकालो इस हिसाब से निकालना कि डेवलपिंग कंट्रीज के लिए थोड़ा सा स्कोप छोड़ो आप, कि हम अभी और डेवलप हो पाए, ठीक है, उस हिसाब से आप मेजर्स अपने देना, ठीक है। तो यहाँ पे यही चीज की गई है। बोला गया है आईपीसीसी ने कि हम फाइनेंस को लेकर, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर को लेकर, रिन्यूएबल्स, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में काफी ज्यादा इन्वेस्ट कर सकते हैं और इससे हमारा काफी बड़ा ट्रांजिशन हो सकता है। और आज के टाइम पे जो बड़ा जिम्मा है ना जो क्लाइमेट चेंज को रोकने का, वो है डेवलप्ड कंट्रीज के ऊपर, ठीक है, जो ऑलरेडी डेवलप हो चुकी हैं। तो ये थी आईपीसीसी की रिपोर्ट, ये थर्ड पार्ट था हमारी 6th रिपोर्ट का, ओके। आगे बात करते हैं। नेक्स्ट हमारा आर्टिकल है, नो नीड फॉर लॉज टू एनफोर्स ड्यूटीज ऑन सिटीजन्स। तो देखो क्या हुआ है, मुद्दा क्या है, मुद्दा ये है कि सुप्रीम कोर्ट में एक पीआईएल गई,
PIL क्या होता है? पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन। ये PIL गई और इस PIL में पिटिशनर ने ये डिमांड करी कि फंडामेंटल राइट्स जिस तरह से एनफोर्सेबल हैं वैसे ही फंडामेंटल ड्यूटीज को भी एनफोर्सेबल करना चाहिए सरकार को, और इसके लिए कुछ स्ट्रिंजेंट लॉज लेकर आना चाहिए सरकार को। ठीक है, ऐसे में अटॉर्नी जनरल जो कि खुद एक कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट पे बैठे हैं, इन अटॉर्नी जनरल ने सुप्रीम कोर्ट को ये कहा कि आप हमें ये मजबूर नहीं कर सकते कि पार्लियामेंट यहाँ पे लॉज लेकर आए फंडामेंटल ड्यूटीज को यहाँ पे एनफोर्स कराने के लिए। ठीक है, तो ये चीज यहाँ पे अटॉर्नी जनरल ने कही है। दूसरा क्वेश्चन है आपका आज के लिए कि अटॉर्नी जनरल हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के कौन से आर्टिकल में मेंशन पाते हैं? तो कौन से आर्टिकल में हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में अटॉर्नी जनरल के बारे में लिखा हुआ है? एक चीज और बता दूं, अटॉर्नी जनरल के ऊपर मेंस में क्वेश्चन आ चुका है, तो सबसे पहली लाइन आपको ये लिखनी होती है उसमें कि कॉन्स्टिट्यूशन के इस आर्टिकल में इनका मेंशन है, तो कौन से आर्टिकल में बताना, सेकंड क्वेश्चन आज का। ठीक है, अब देखो यहाँ पे अटॉर्नी जनरल जी जो है उन्होंने बोला है कि देखो ऐसा है, हमने हमारी जो मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस है उन्होंने उनकी वेबसाइट्स पे कई सारी चीज़ें ऐसी बताई है जिसमें ये लिखा है कि हमने कई सारी अवेयरनेस यहाँ पे पैदा की है फंडामेंटल ड्यूटीज़ के लिए पब्लिक में। हमने कई सारे एफर्ट्स ऐसे उठाए, कैंपेन्स चलाए हैं जहाँ पे हमने अवेयरनेस पैदा करने की कोशिश करी है कि जो सिटीजन है जिस तरह से फंडामेंटल राइट्स के ऊपर क्लेम करते हैं वैसे ही फंडामेंटल ड्यूटीज़ को पूरा करने के लिए भी एफर्ट्स डालें। ठीक है, लेकिन आप सुप्रीम कोर्ट जो है वो हमारे ऊपर कोई मजबूरी नहीं ला सकती, हमारे ऊपर कोई रिट जारी नहीं कर सकती पार्लियामेंट के ऊपर कि पार्लियामेंट को यहाँ पे कोई लॉ पास करना ही पड़ेगा। ठीक है, तो ये चीज है। तो यहाँ पे किस रिट की बात हुई है? यहाँ पे रिट की बात हुई है मैंडेमस की। तो यहाँ पे अटॉर्नी जनरल जी ने कहा है सुप्रीम कोर्ट को, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट को, कि आप हमारे ऊपर मैंडेमस जारी नहीं कर सकते। ठीक है, अब यहाँ पे दो चीजों की बात हो रही है, एक तो हो रही फंडामेंटल ड्यूटीज और दूसरी मैंडेमस। तो इन दोनों की बात करते हैं, इनके स्टैटिक पोर्शन को समझते हैं कि ये क्या है। तो देखो सबसे पहले फंडामेंटल ड्यूटीज की बात कर लेते हैं। फंडामेंटल ड्यूटीज क्या है? देखो फंडामेंटल ड्यूटीज जैसे हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ फंडामेंटल राइट्स दिए हैं वैसे ही सिटीजन्स के कुछ फंडामेंटल ड्यूटीज हैं। ये फंडामेंटल ड्यूटीज का कंसेप्ट आता है रशिया के कॉन्स्टिट्यूशन से, याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। पार्ट 4A में इनका मेंशन आपको मिलता है। 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1976 के थ्रू इनको ऐड किया गया था। रिकमेंडेशन थी स्वर्ण सिंह कमेटी की, इनकी रिकमेंडेशन पे ही ये जो फंडामेंटल ड्यूटीज है इनको ऐड किया गया था। ओरिजिनली 10 थी ये। ठीक है, 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से जो ऐड की गई थी। अब याद रखना 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में एक चीज हुई थी यहाँ पे, 11th फंडामेंटल ड्यूटी जो थी वो यहाँ पे ऐड हुई थी बाय 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। तो हुआ ऐसा कि शुरुआत में जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना था तब उसमें फंडामेंटल ड्यूटीज थी या नहीं थी? नहीं थी। उसके बाद 42nd अमेंडमेंट आया, कब आया ये? 1976 में आया। तब यहाँ पे फंडामेंटल ड्यूटीज शामिल हुई थी ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ स्वर्ण सिंह कमेटी। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे ये जब शामिल हुई थी तो ये 10 फंडामेंटल ड्यूटीज थी। 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट आया 2002 में, यहाँ पे 11th फंडामेंटल ड्यूटी भी शामिल हुई और ये थी रिगार्डिंग द एजुकेशन थिंग। ओके, तो यहाँ पे ये शामिल हुई और ये सारी की सारी 11 की 11 फंडामेंटल ड्यूटीज जो है आर्टिकल नंबर 51A में मेंशन पाती है जो कि 4A पार्ट 4A है। ठीक है, अभी फंडामेंटल ड्यूटीज का पर्पज ये था कि हम सिटीजन्स को ये रिमाइंड करा सकें कि देखो आपके सिर्फ राइट्स नहीं है, आपकी ड्यूटीज भी हैं, तो आपको अपनी ड्यूटीज की तरफ कॉन्शियस रहना है। अगर आप एक रिस्पॉन्सिबल सिटीजन हो तो आपको अपनी ड्यूटीज को भी यहाँ पे फॉलो करना है। ठीक है, लेकिन हमने इन ड्यूटीज को यहाँ पे एनफोर्सेबल नहीं बनाया, जस्टिसेबल नहीं बनाया। मतलब कि अगर एक पर्सन, ये पर्सन ए है, ये पर्सन बी है, दोनों ही यहाँ पे इंडिया के सिटीजन हैं, अगर यहाँ पे बी सारी फंडामेंटल ड्यूटीज फॉलो करता है, ए फॉलो नहीं करता, तो बी ऐसा नहीं कि कोर्ट में चला गया कि ए ने यहाँ पे अपनी फंडामेंटल ड्यूटीज फॉलो नहीं करी। आप यहाँ पे फंडामेंटल ड्यूटीज को लेकर किसी को भी यहाँ पे कोर्ट में नहीं ले जा सकते। जैसे फंडामेंटल राइट्स में होता है ना कि अगर ए ने बी का कोई फंडामेंटल राइट वायलेट किया तो बी उसको कोर्ट में ले जा सकते हैं कि इसने मेरा फंडामेंटल राइट वायलेट किया, लेकिन ड्यूटीज के केस में ऐसा नहीं हो सकता, याद रखना। ऐसा ही डीपीएसपी के साथ भी है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स में भी ऐसा नहीं हो सकता। ओके, अब देखो यहाँ पे लिस्ट है पूरी 11 की 11 फंडामेंटल ड्यूटीज की, आप चाहो तो पढ़ सकते हो। ठीक है, अब इसको आई एम एक्सपेक्टिंग कि आप सभी ने ये कभी ना कभी पढ़ी हो। देखो यूपीएससी प्रीलिम्स में सीधा क्वेश्चन आपसे ये भी पूछ सकते हैं, 4 ऑप्शन दे देंगे 1 2 3 4, बोलेंगे इनमें से कौन सी फंडामेंटल ड्यूटी नहीं है। ठीक है, तो आपको फंडामेंटल ड्यूटीज के बारे में जरूर पढ़ना है, ये 11 लिखी हुई है, आप चाहो तो पढ़ सकते हो। ओके, आगे बात करते हैं, रिट्स की बात करते हैं। तो देखो आर्टिकल 32 जो है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का, इसमें बात की गई है कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज की। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। अभी कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज क्या है?
देखो इसमें क्या है कि अगर आपका कोई भी फंडामेंटल राइट वायलेट होता है तो आप यहाँ पे, आपको कोई ना कोई रेमेडी तो चाहिए, आपको कोई सॉल्यूशन चाहिए, तो आप यहाँ पे कोर्ट के पास जा सकते हो। कोर्ट आपके लिए कोई रिट इशू कर सकती है और ये रिट का मतलब ये होगा कि आपका फंडामेंटल राइट जो वायलेट हुआ है उसको सही किया जाए, ठीक है, उसको वायलेशन से बचाया जा सके। तो यही है कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, इन्हीं को हम रिट्स कहते हैं। अब 5 तरह के रिट्स हैं, ठीक है। कौन कौन से? एक है हबीस कॉर्पस, दूसरा है मेंडेमस, तीसरा है सर्शियोररी, चौथा है प्रोहिबिशन और पांचवा है क्यो वारंटो। हबीस कॉर्पस ये बोलता है यू मे हैव द बॉडी, इसका एक्चुअल मीनिंग ये है यू मे हैव द बॉडी, यानी कि मान लो कोई एक पर्सन है ए को जबरदस्ती पुलिस ले आई, या बी कोई पर्सन है ये अपने घर पे ले आया, किडनैप कर लिया या डिटेन कर लिया पुलिस ने जबरदस्ती बिना वारंट के। तो यहाँ पे अगर ए के रिश्तेदार जाते हैं सुप्रीम कोर्ट के पास और बोलते हैं कि ए को फालतू में डिटेन कर लिया गया है या फिर ए हमको मिल नहीं रहा है, किडनैपिंग हो गई है, ये सब चीजें जो है, तो यहाँ पे ये सब के लिए सुप्रीम कोर्ट कौन सा रिट जारी करेगा? हबीस कॉर्पस, ठीक है। कि यहाँ पे जो भी पर्सन को आपने बिना वारंट के, बिना लॉफुली नहीं होके अनलॉफुली अगर आपने किसी को डिटेन किया है, चाहे फिर वो प्रिजन में रखा हो, पब्लिक अथॉरिटी ने किया हो या फिर किसी प्राइवेट कस्टडी ने किया हो, दोनों को ही यहाँ पे प्रोहिबिट करता है और बोलता है कि इनको आप रिलीज करिए, ए को आप रिलीज करिए, ये कहता है हबीस कॉर्पस। दूसरा है मैंडेमस यानी कि वी कमांड, सुप्रीम कोर्ट बोलता है वी कमांड, ठीक है, यानी कि सुप्रीम कोर्ट बेसिकली किसी भी कोर्ट को, लोअर कोर्ट को, ट्रिब्यूनल को या फिर पब्लिक अथॉरिटी को ये बोल सकता है कि आप अपनी ड्यूटीज परफॉर्म नहीं कर रहे ढंग से और आप अपनी ड्यूटीज परफॉर्म कीजिए। जैसे कि सुप्रीम कोर्ट इस बार भी बोल सकता था, बोलने वाला नहीं था, बोल सकता था, जो पीआईएल गई है कि आप फंडामेंटल ड्यूटीज को लेकर यहाँ पे एक लॉ बनवाइए पार्लियामेंट से, तो सुप्रीम कोर्ट बोल सकता था पार्लियामेंट को कि आप अपनी ड्यूटी ढंग से नहीं निभा रहे, आप ये लॉ बनाइए, ठीक है। तो यहाँ पे अटॉर्नी जनरल ने बोला है कि आप ये मैंडेमस जारी करके हमको नहीं बोल सकते, क्योंकि यहाँ पे पार्लियामेंट का अपना एक दायरा है, यहाँ पे एक सेपरेशन ऑफ पावर का प्रिंसिपल चलता है। जुडिशरी अपना काम करेगी, पार्लियामेंट अपना काम करेगी, ठीक है। कोई जेन्युइन केस हो तो आप बोलो भी, ऐसे ही आप नहीं बोल सकते कि आप लॉ एनफोर्स कीजिए, ठीक है। तो यहाँ पे ये है मैंडेमस कि आप यहाँ पे पब्लिक ड्यूटीज याद दिलवाते हो। सर्शियोररी में क्या होता है? टू बी सर्टिफाइड। अब यहाँ पे क्या होगा कि यहाँ पे जो हायर अथॉरिटी, फॉर एग्जांपल सुप्रीम कोर्ट क्या कर सकती है, कोई भी इंफीरियर कोर्ट या ट्रिब्यूनल है, उन्होंने कोई ऑर्डर पास कर दिया है, ठीक है, तो उसको क्वैश कर सकती है, बोल सकती है कि नहीं हम इस ऑर्डर को नहीं मानते, तुम तो एक काम करो, तुम हमारे पास आओ। फॉर एग्जाम्पल ए गया किसी लोअर कोर्ट के पास, ठीक है, और लोअर कोर्ट ने कोई यहाँ पे जजमेंट दे दिया एक्स, ठीक है। अब यहाँ पे ये जो ए है इसको सुप्रीम कोर्ट बुला सकती है और सुप्रीम कोर्ट बोलती है कि हम इस एक्स वाले जजमेंट को नहीं मानते, हम फिर से प्रोसीडिंग्स करेंगे, ठीक है। इसको बोलते हैं सर्शियोररी। प्रोहिबिशन क्या है? प्रोहिबिशन मतलब यहाँ पे इंफीरियर कोर्ट को बोला जाता है कि आपके पास तो यहाँ पे जुरिस्डिक्शन ही नहीं है, आपने किस हिसाब से ये केस अपने अंडर अपनी प्रोसीडिंग्स में ले लिया। तो ये प्रोहिबिट करना छोटे कोर्ट्स को कि आपके जुरिस्डिक्शन में नहीं है, आपने कैसे ये केस अपने पास ले लिया, इसको कहते हैं प्रोहिबिशन। इसके अलावा है क्यो वारंटो। क्यो वारंटो मतलब है व्हाट इज योर अथॉरिटी। कोई पर्सन आके बोल दे कि मैं कलेक्टर हूँ जिले का, ठीक है, तो किस वारंटी में आप जिले के कलेक्टर हो, सुप्रीम कोर्ट अगर उससे पूछ ले तो वो बोलते हैं उसको हम क्यो वारंटो, ठीक है। तो यहाँ पे आप किसी पर्सन को रिस्ट्रेन कर सकते हो पब्लिक ऑफिस होल्ड करने के लिए जिसका की एंटाइटलमेंट उसके पास नहीं है, ठीक है। तो ये है क्यो वारंटो। आगे बात करते हैं, नेक्स्ट हमारा आर्टिकल है इंडिया ऑस्ट्रेलिया ट्रेड एग्रीमेंट। बहुत आसान सी बात है, देखो यहाँ पे क्या हुआ है कि फ्री ट्रेड एग्रीमेंट यहाँ पे साइन हुआ है, प्रेफरेंशियल ट्रेड एग्रीमेंट साइन हुआ है, और ये जो है ये सेकंड ट्रेड एग्रीमेंट है इस तरह का, इससे पहले यूएई और इंडिया के बीच में भी साइन हो चुका है, ठीक है। तो ये दिखा रहा है, एक तो देखो इकोनॉमिकली हमने ग्रो किया है, इकोनॉमिकली हमारे रिलेशन सुधरे हैं, और दूसरी चीज हमारी यहाँ पे जियो पॉलिटिकली भी यहाँ पे हमारे रिश्ते सुधरे हैं। तो आप चाहो तो ये जो पैक्ट है इंडिया ऑस्ट्रेलिया ट्रेड पैक्ट, इसको आप इंटरनेशनल रिलेशंस में भी देख सकते हो और इकोनॉमी वाले पोर्शन में भी देख सकते हो, ठीक है। अच्छा, अब देखो यहाँ पे हुआ क्या है। हुआ ये है कि यहाँ पे जो भी ड्यूटीज लगती थी एक दूसरे के ऊपर, जैसे मान लो ये है इंडिया, ये है ऑस्ट्रेलिया, इंडिया ऑस्ट्रेलिया में कुछ चीजें भेजता है या ऑस्ट्रेलिया इंडिया में कुछ चीजें भेजता है, दोनों ही देश अपनी अपनी अलग अलग चीजों के ऊपर ड्यूटीज लगाते थे। फॉर एग्जाम्पल अगर इंडिया से ऑस्ट्रेलिया कुछ इंपोर्ट कर रहा है तो कुछ ड्यूटीज लगाते था, ठीक है, ऑस्ट्रेलिया, यहाँ पे उन चीजों का प्राइस बढ़ जाता था और फिर यहाँ पे लोग खरीदते थे, तो कम लोग खरीदते थे क्योंकि महंगी हो गई चीज। वैसे ऑस्ट्रेलिया अगर कुछ चीज ऑस्ट्रेलिया से हम इंपोर्ट कर रहे हैं तो हम यहाँ पे ड्यूटीज लगाते थे, और इन ड्यूटीज लगाने के बाद यहाँ पे जो ऑस्ट्रेलिया का इंपोर्ट महंगा हो जाता था, कम लोग खरीदते थे। ये प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश की गई है। बोला गया है कि हम यहाँ पे लगभग 45 टू 50 बिलियन का ट्रेड करने के लिए, 45 टू 50 बिलियन का ट्रेड हम बढ़ाने के लिए ये पैक्ट साइन कर रहे हैं। इसमें 10 लाख एडिशनल जॉब अपॉर्चुनिटीज भी यहाँ पे पैदा हो सकती हैं। इंडिया जो है अपना 85% जो भी ऑस्ट्रेलिया का एक्सपोर्ट है
उसको लगभग जीरो ड्यूटी एक्सेस देगा मार्केट में। मतलब कि जो यहाँ पे इंडिया यहाँ पे इंपोर्ट करता है ना ऑस्ट्रेलिया से, 85% गुड्स पे लगभग जीरो ड्यूटी लगाएगा। वैसे ऑस्ट्रेलिया ने भी कहा है कि ऑस्ट्रेलिया भी सेम चीज करने वाला है आगे आने वाले 5 सालों के लिए। और ये जो नेगोशिएशन है 2011 से चल रही है, 10 साल लगे अब जाके हमारा ये एग्रीमेंट साइन हुआ है। हमारे डिप्लोमेटिक रिलेशंस बिफोर इंडिपेंडेंस से है, ये याद रखना है ना। अब देखो यहाँ पे मल्टीपल सेक्शन हैं। पहली चीज तो यहाँ पे ये बोली गई है कि यहाँ पे रूल्स ऑफ ओरिजिन को लेकर कुछ चीजें बोली गई है। ये रूल्स ऑफ ओरिजिन क्या बात करते हैं, देखो यहाँ पे ये लिखा हुआ है कि मान लो इंडिया ने अपना कुछ सामान भेजा, ऑस्ट्रेलिया ने कुछ सामान भेजा इंडिया में, दोनों ने अपना अपना सामान भेजा एक दूसरे की कंट्री में। अब यहाँ पे जो ओरिजिन वाली कंट्री है वो यहाँ पे प्रॉपर प्रोडक्ट्स बेच रही है या नहीं भेज रही है, ये एक चीज है। यहाँ पे जो भी होली ऑब्टेन्ड जो भी गुड्स हैं वो यहाँ पे आने चाहिए। ऐसा नहीं कि आप वेस्ट कचरा भेज दो, ठीक है, ऐसा नहीं कि आपने ई वेस्ट भेज दिया इंडिया में डंप करने के लिए, ये सब काम नहीं चलेगा। आप यहाँ पे अगर आपको कुछ ऐसा भेजना भी है तो वो रॉ मटेरियल होना चाहिए किसी और इंडस्ट्री के लिए, वरना ये काम नहीं चलेगा, ठीक है। तो ये चीज है। दूसरी चीज यहाँ पे बोला गया है कि एग्रीकल्चर मार्केट के लिए क्या है। तो देखो एग्रीकल्चर मार्केट में ऑस्ट्रेलिया जो है वो यहाँ पे एक्सपोर्ट करेगा कुछ चीजें हमको, जैसे पोटैटो, लेंटिल्स, मीट प्रोडक्ट्स। यहाँ पे बीफ इंपोर्ट नहीं की जाएगी इंडिया में। इसके अलावा ऑस्ट्रेलिया जो है और भी चीजें बेच सकता है, वैसे इंडिया भी कई सारी चीजें बेचने वाला है, जैसे कि ज्वेलरी हो गई, टेक्सटाइल हो गया, लेदर, फुटवेयर। अब याद रखना कि जो इंडिया एक्सपोर्ट करेगा ना वो सारे के सारे लेबर इंटेंसिव सेक्टर से होने वाले हैं। लेबर इंटेंसिव सेक्टर से क्यों, क्योंकि हमारे यहाँ पे बहुत बड़ा पॉपुलेशन है, ठीक है, डेमोग्राफिक डिविडेंड है और हम इन सभी को केटर करना चाहते हैं, इसीलिए लेबर इंटेंसिव सेक्टर्स को हम ज्यादा बढ़ावा दे रहे हैं। सर्विस सेक्टर की बात करें, सर्विस सेक्टर में भी काफी बढ़ावा मिल रहा है। आईटी हो गया, बिजनेस सर्विसेज हो गई, हेल्थ हो गया, एजुकेशन हो गया, ऑडियो विजुअल सर्विसेज, शेफ्स हो गए, योगा टीचर्स हो गए, इन सभी का इजीली मूवमेंट हो सकेगा इंडिया से ऑस्ट्रेलिया में। इनको वर्क वीजा भी इजीली मिल पाएगा, ठीक है, चाहे फिर वो डिप्लोमा किया हो, अंडर ग्रेजुएट हो या फिर पीएचडी की हो उसने, ठीक है, इन सभी को वर्क वीजा भी आराम से मिल पाएगा। फार्मास्यूटिकल्स के ऊपर भी यहाँ पे ये एग्रीमेंट हुआ है, ठीक है। फार्मास्यूटिकल के ऊपर ये एग्रीमेंट हुआ है कि जो भी जेनेरिक गुड्स, जेनेरिक दवाइयाँ या बायोसिमिलर दवाइयाँ इंडिया बनाता है वो यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया को भी एक्सपोर्ट किए जाएंगे, ठीक है, ये चीज है। उसके अलावा जो भी यहाँ पे रिस्ट्रिक्शन होते हैं ना रिगार्डिंग फाइटो सैनिटरी थिंग्स, ठीक है, फाइटो सैनिटरी इंस्पेक्शन वगैरह होते हैं, अगर इसमें कोई भी चीज पाई जाती है तो यहाँ पे दोनों आपसी मिलके यहाँ पे इस चीज को सॉल्व करेंगे, डिस्प्यूट को रिजॉल्व करेंगे, और दोनों इंस्पेक्शन जरूर करेंगे एक दूसरे के गुड्स की कि यहाँ पे फाइटो सैनिटरी मेजर्स फॉलो हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं। डिस्प्यूट सेटलमेंट के लिए बोला गया है कि हम डब्ल्यूटीओ के पास जाएंगे अगर कुछ भी डिस्प्यूट होता है तो, और इस डिस्प्यूट को रिजॉल्व करने की कोशिश करेंगे। कितने दिनों में, 45 डेज से लेकर 15 मंथ में हम इसको रिजॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो ये था पूरा आर्टिकल, छोटा सा ही आर्टिकल था, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट को लेकर था। इससे पहले यूएई के साथ हमने साइन किया है, मेडिसिन के लिए यहाँ पे बात हुई, फार्मास्यूटिकल्स के लिए, एग्रीकल्चर को लेकर, सर्विस सेक्टर को लेकर, डिस्प्यूट रिजोल्यूशन को लेकर, ये सब चीजें बात हो चुकी है हमारी, ठीक है। तो ये याद रखना। आगे बात करते हैं। 99% of the world's population is breathing polluted air, WHO। तो WHO ने बेसिकली ये कहा है कि इन्होंने लगभग 117 नेशंस का थोड़ा सा असेसमेंट किया और इन्होंने बोला हमारे वर्ल्ड में लगभग 99% ऐसी पॉपुलेशन है जो आज की दिन पे जो सांस ले रही है वो पॉल्यूटेड एयर में सांस ले रही है, ठीक है। तो ये चीज कही गई है इसमें। ये देखो, अच्छा, WHO किसकी एजेंसी है, यूएन की एक स्पेशलाइज्ड एजेंसी है, ठीक है, यूएन की स्पेशलाइज्ड एजेंसी है, याद रखना है ना। अब देखो यहाँ पे बेसिकली ये बोला गया कि लगभग 100 की 100% पॉपुलेशन ऐसी है जो आज की डेट में सांस जो ले रही है वो ऐसी एयर में ले रही है जहाँ पे जो पॉल्यूशन वाले पैरामीटर्स हैं वो सारी के सारी जगहों पर ये WHO के जो स्टैंडर्ड्स हैं, जो मानक हैं, उनको यहाँ पे क्रॉस कर चुके हैं। तो इस तरह की एयर में हम लोग सांस ले रहे हैं और लगभग 100% जनता ही ऐसी है। अगर हम थोड़ा और लिमिट करना चाहें तो लगभग 99% जनता तो ऐसी है ही है, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे इसके कारण कई सारी डेथ्स भी हुई हैं। यहाँ पे एयर क्वालिटी डाटा मिला है 6000 से ज्यादा सिटीज का, 117 कंट्रीज का, ठीक है। उसके बेसिस पे हमने ये डिसाइड किया है, ये WHO ने यहाँ पे ये रिपोर्ट निकाली है। और इसके लिए भी सेम चीज कही है कि यहाँ पे हमको फॉसिल फ्यूल्स का जो यूज है इसको कम करना पड़ेगा, जैसा कि IPCC ने कहा वैसे ही सेम चीज इन्होंने भी कही। अब कहाँ पे सबसे ज्यादा यहाँ पे पॉल्यूशन मिला है, तो देखो यहाँ पे जो डेवलपिंग कंट्रीज है, ठीक है, डेवलपिंग पुअर कंट्रीज है, वहां पे ये ज्यादा मिला है, जैसे कि जो ईस्टर्न मेडिटेरेनियन रीजन है, ठीक है, वहां पे साउथ ईस्ट एशियन रीजन है, अफ्रीका है, इन रीजन में सबसे ज्यादा पॉल्यूशन मिला है। तो मेंस के लिए डाटा कलेक्ट आप कर सकते हो इस आर्टिकल से, ओके। आगे बात करते हैं। बायोलॉजिकल ई टू रिसीव mRNA वैक्सीन टेक्नोलॉजी फ्रॉम WHO।
तो देखो हुआ ये है कि डब्ल्यूएचओ ने यहाँ पे क्या किया है, डब्ल्यूएचओ ने एक वैक्सीन टेक्नोलॉजी है उसका यहाँ पे ट्रांसफर करने की बात करी है एक इंडियन अथॉरिटी को, इंडियन ऑर्गेनाइजेशन को, जिसका नाम है बायोलॉजिकल ई। ठीक है, तो बायोलॉजिकल ई के पास यहाँ पे डब्ल्यूएचओ एमआरएनए वैक्सीन को लेकर यहाँ पे टेक्नोलॉजी ट्रांसफर हब बनाने वाली है। ठीक है, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर हब बनाने वाली है। अब इसमें क्या किया जाएगा, एमआरएनए वैक्सीन जो हैं इसको लेकर यहाँ पे टेक्नोलॉजी किस तरह से काम करती है, यहाँ पे ट्रेनिंग किस तरह से होती है, सपोर्ट किस तरह से होता है, ये सारी चीजें यहाँ पे डब्ल्यूएचओ, बायोलॉजिकल ई और इंडियन गवर्नमेंट मिलके यहाँ पे इंडिया में एस्टैब्लिश करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे ये जो एक्सपांशन का ये जो एमआरएनए वैक्सीन है, वैसे एमआरएनए से रिलेटेड यहाँ पे ड्रग्स भी हैं, डायग्नोस्टिक्स भी हैं और दूसरी वैक्सीन भी हैं, जैसे मलेरिया हो गया, एचआईवी हो गया, एड्स हो गया, कैंसर हो गया, इनके लिए भी यहाँ पे ड्रग्स और वैक्सीन है। इनको भी हम कोशिश कर रहे हैं कि इंडियन गवर्नमेंट इंडिया में केटर कर सके, इंडिया में इनके टेक्नोलॉजी ट्रांसफर हब्स बन सके, जैसे कि यहाँ पे एमआरएनए वैक्सीन का बना है रिगार्डिंग कोविड। ओके, तो देखो आगे बात करते हैं व्हाट इज दिस एमआरएनए। तो देखो एमआरएनए में एम जो है वो दिखाता है मैसेंजर को, मैसेंजर आरएनए। अब आरएनए आपको पता है क्या है, राइबो न्यूक्लिक एसिड है। ठीक है, ये क्या रिप्रेजेंट करता है, जेनेटिक हमारे जो अंदर इंफॉर्मेशन है उसको, यहाँ पे जीन्स को हमारे रिप्रेजेंट करता है। तो मैसेंजर आरएनए टेक्नोलॉजी जो है वो इस बेसिस पे काम करती है कि हमारे जो सेल्स हैं उनको ये दिखा सके, उनको ये ट्रिक कर सके, उनको टीच कर सके कि हम यहाँ पे एक ऐसी वैक्सीन, ऐसी कुछ चीजें जनरेट कर रहे हैं जिससे कि हमारे इंफेक्शियस डिसीजेस से हमारे शरीर की रक्षा हो सके। So basically what this technology does is that it teaches our cells to recognize and protect us against infectious diseases। तो हमारी बॉडी को इम्यून रखने का काम करता है ये एमआरएनए टेक्नोलॉजी। पर इसमें एक चैलेंज ये है कि इसको हमको सिर्फ कोल्ड प्लेस पे रखना पड़ता है ट्रांसपोर्टेशन और स्टोरेज के लिए। ठीक है, अब एमआरएनए वैक्सीन किस तरह से काम करती है, ये हमारी बॉडी को ट्रिक करती है। ठीक है, हमारी बॉडी को ट्रिक करती है इनटू प्रोड्यूसिंग सम ऑफ द वायरल प्रोटीन्स इटसेल्फ। ठीक है, अब आपने बचपन में देखा होगा कि मदर्स जो है अपने बच्चों को किस तरह से ट्रिक करती है, बोलती हैं कि चीज ये है खाने की लेकिन अंदर कुछ और होता है। ठीक है, तो यहाँ पे मैगी की जगह पे कुछ और खिला रही हैं, चावल का कुछ बना के खिला रही है, ये सब चीजें करती हैं। तो ये क्या करती है, मदर्स ट्रिक करती है अपने बच्चों को। वैसे ही एमआरएनए क्या करता है, बॉडी को ट्रिक करता है। बॉडी को वो ये दिखाता है कि ये खुद एमआरएनए खुद यहाँ पे एक वायरल प्रोटीन है और इस वायरल प्रोटीन के आगे जाके हो सकता है, ये अपनी बॉडी को ये दिखाता है एमआरएनए कि आगे हो सकता है कि मैं जो एक वायरल प्रोटीन हूँ, मैं तुम्हारे अंदर एक वायरस पैदा कर दूं जिससे तुमको यहाँ पे इन्फेक्शन हो सके। अब बॉडी इसका रिस्पॉन्ड करती कैसे, यहाँ पे इम्यून सिस्टम डेवलप करके। ठीक है, तो यहाँ पे एक्चुअल में वायरस ने एंट्री नहीं ली है, एक्चुअल में वायरल प्रोटीन नहीं बना है, लेकिन एमआरएनए ने ऐसा दिखाया बॉडी को कि मैं ही वायरल प्रोटीन बना रहा हूँ। ठीक है, और इसके लिए यहाँ पे बॉडी ने यहाँ पे कुछ ना कुछ अपनी इम्यून सिस्टम जनरेट कर लिया। ठीक है, तो एमआरएनए जो है इट इज अ मॉलिक्यूल दैट एसेंशियली पुट्स डीएनए इंस्ट्रक्शन इनटू द एक्शन। तो यहाँ पे सेल में क्या होता है, एमआरएनए एक टेम्पलेट का यूज करता है प्रोटीन को बिल्ड करने के लिए और वो ये दिखाता है कि ये वायरल प्रोटीन डेवलप हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो क्या होता है, एमआरएनए वैक्सीन कैसे बनती है, साइंटिस्ट सिंथेटिक वर्जन यूज करते हैं एमआरए का, जिसमें वायरस जो है वायरस यूज करते हैं जिससे इन्फेक्शियस प्रोटीन बनाए जा सकते हैं। ना ये जो एमआरएनए है ये डिलीवर किया जाता है ह्यूमन बॉडी के अंतर्गत, जहाँ पे उसके जो सेल्स हैं, ह्यूमन बॉडी के जो सेल्स हैं वो इस तरह से पढ़ते हैं एमआरएनए को कि ये एक वायरल प्रोटीन हमारी बॉडी में घुस रहा है और इस वायरल प्रोटीन आगे जाके एक बड़ा वायरस हमारे लिए बना सकता है, एक बड़ा इन्फेक्शन बन सकता है। और इसी को यहाँ पे इग्नोर करने के लिए, इसी को अवॉइड करने के लिए, इसके अगेंस्ट इम्यूनिटी जनरेट करने के लिए यहाँ पे ये इम्यून सिस्टम डेवलप होता है जो डिफेंसिव रिस्पॉन्स देता है। तो यहाँ पे ये डिफेंसिव रिस्पॉन्स सिस्टम जनरेट हो रहा है। ठीक है, अब आगे बात करते हैं। अब देखो यहाँ पे एक और क्वालिटी है एमआरएनए की। वैसे क्या होता है, हमारी बॉडी में दो तरह के इम्यून सिस्टम होते हैं, एक होता है इननेट, एक होता है अक्वायर्ड। इननेट वो होता है जो हमारे पास बचपन से रहता है। ठीक है, जैसे बचपन से हमारे पास कुछ डिफेंस सिस्टम रहता है जिसके थ्रू हम इम्यून सिस्टम अपना डेवलप करते हैं। कुछ होता है अक्वायर्ड जिसको हम ओवर द टाइम अक्वायर करते हैं या फिर वैक्सीन वगैरह के थ्रू अक्वायर करते हैं। ठीक है, तो जो क्लासिकल वैक्सीन होती है ना वो सिर्फ यहाँ पे एक्वायर्ड इम्यून सिस्टम को डेवलप करवाती हैं। ठीक है, इनको जगाती हैं। लेकिन एमआरएनए वैक्सीन ऐसी है जो एक्वायर्ड इम्यून सिस्टम को तो एक्टिव करती ही करती है, साथ में इननेट जो हमारा इम्यून सिस्टम है उसको भी एक्टिव कर देती है। तो यहाँ पे दोहरा इम्यून सिस्टम हमारे पास डेवलप हो जाता है बिकॉज ऑफ द एमआरएनए वैक्सीन। ओके, तो ये था हमारा साइंस एंड टेक में इंपॉर्टेंट न्यूज, दिस कैन बी वेरी मच आस्क्ड इन यूपीएससी प्रीलिम्स, वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, आगे बात करते हैं राजा रवि वर्मा। तो देखो ये इंडियन एक्सप्रेस का एक आर्टिकल था, द हिंदू का आर्टिकल नहीं है ये मुझे इंपॉर्टेंट लगा इंडियन एक्सप्रेस से, मैंने इसको शामिल कर लिया इसमें। तो देखो क्या है यहाँ पे, राजा रवि वर्मा ये एक बहुत फेमस पेंटर है हमारे
इंडिया के, ठीक है। इन्होंने कई सारी पेंटिंग्स बनाई है, उसमें देखो ये पेंटिंग भी इनकी है, ये पेंटिंग भी इनकी है। ये वाली जो पेंटिंग है, ठीक है, ये इसमें आपको दिख रहा है द्रौपदी का वस्त्र हरण वाला सीन, ठीक है। द्रौपदी का वस्त्र हरण वाला सीन है ये। और ये वाली जो पेंटिंग है, पहली बार राजा रवि वर्मा की एक पेंटिंग ऑक्शन में गई है और इस पेंटिंग को रखा गया है इस ऑक्शन में। और ये कहा जा रहा है कि 15 से 20 करोड़ रुपए में ये पेंटिंग बेची जा सकती है, तो इतनी ज्यादा वैल्यू है इसकी। पेंटिंग्स देख सकते हो आप, काफी सुंदर पेंटिंग्स बनाते थे ये, और उस समय की पेंटिंग है, ठीक है। अब ये जो है सिग्निफिकेंट पेंटिंग है द्रौपदी वस्त्र हरण वाली राजा रवि वर्मा की, जो 15 से 20 करोड़ में बिक सकती है, ठीक है। अब राजा रवि वर्मा का टाइम पीरियड देखो, 1848 टू 1906 का टाइम पीरियड इनका। मॉडर्न इंडिया के ये पेंटर रहे हैं, पहले इंडियन पेंटर्स में शामिल रहे हैं। और ये जो है कुछ ही पेंटर्स थे उस समय में जिनका कि यहाँ पे वेस्टर्न पेंटिंग्स को लेकर थोड़ा सा रुचि थी उसमें। तो यहाँ पे वेस्टर्न पेंटिंग टेक्निक्स में इनकी ज्यादा रुचि रही है राजा रवि वर्मा की। और इन्होंने रियलिज्म के साथ साथ विजुअल इंटरप्रिटेशन के ऊपर ज्यादा काम किया है इंडियन माइथोलॉजी में। अब इसी के कारण ये काफी कंट्रोवर्शियल पेंटर भी रहते हैं, क्योंकि इनके कई बार यहाँ पे कंट्रोवर्सी में फंस जाते हैं इनके वर्क्स राजा रवि वर्मा के। ये कहते हुए लोग जो है अपोज इस तरह से करते हैं कि यहाँ पे इंडियन माइथोलॉजी को काफी ज्यादा ओपनली इन्होंने दिखाया हुआ है, ठीक है। कई जगहों पे क्या किया इन्होंने, कई जगहों पे प्रोस्टिट्यूट्स को और इंडियन गॉडेस को साथ में दिखाया हुआ है। तो इस तरह की चीजों के कारण इनकी जो पेंटिंग है काफी ज्यादा रहती है कंट्रोवर्सी में। ओके, अब देखो वर्मा जो है, राजा रवि वर्मा जो है, ये पोर्ट्रेट और लैंडस्केप दोनों तरह की पेंटिंग्स करते थे। और पहले आर्टिस्ट थे, इंडियन आर्टिस्ट पहले, जो ऑयल पेंट्स का यूज करते थे, ठीक है। ऑयल पेंट्स का यूज करते थे। और ये चीज ध्यान रखना कि यूजुअली जो आर्टिस्ट हुआ करते थे, आर्ट पेंटर्स हुआ करते थे, वो वाटर कलर्स का यूज करते थे, लेकिन ये इकलौते थे जो ऑयल पेंट का यूज करते थे। आपने जो अभी पीछे पेंटिंग्स देखी ना, ये सारी भी ऑयल पेंट में बनाई हुई है। एंड सिंस मेरी भी हॉबी है पेंटिंग, इसलिए आई कैन टेल यू दैट ऑयल पेंटिंग इज फार मोर डिफिकल्ट देन द वाटर कलर पेंटिंग। ओके, तो यहाँ पे इस तरह से ये इस तरह के ऑयल पेंट्स का यहाँ पे यूज करते थे। और इनको फादर ऑफ मॉडर्न इंडियन आर्ट भी कहा जाता है। 18th सेंचुरी के इंडियन पेंटर थे, काफी नाम कमाया इन्होंने। महाभारत और रामायण के ऊपर यहाँ पे ये उन दृश्यों पे, महाभारत और रामायण के दृश्यों पे पेंटिंग्स बनाया करते थे। गॉड्स एंड गॉडेसेस की भी पेंटिंग्स बनाया करते थे। और इसके कारण भी एक तरह का रिवोल्यूशन आया था, सोशल रिफॉर्म ये आया था कि दलित जिनको कि यहाँ पे अलाउड नहीं था मंदिरों में एंटर होना, वो क्या करते थे, ये पेंटिंग्स के थ्रू ही पूजा कर लेते थे, ठीक है। तो ये एक रिफॉर्म आया था। अब देखो ये राजा रवि वर्मा की पेंट यहाँ पे पिक्चर है, ठीक है। इन्होंने क्या किया, यहाँ पे मेन एंड वुमेन की जो एक्चुअल स्थिति थी उस टाइम पे हमारी सोसाइटी में, उसको यहाँ पे अपनी पेंटिंग्स में दिखाया। तो काफी बड़ा सोशल रिफ्लेक्शन दिखता था इनकी पेंटिंग्स के थ्रू। ओके, इनके जो बेस्ट एग्जांपल्स हैं वर्क्स के, वो यूरोपियन टेक्नोलॉजीज का फ्यूजन है विद इंडियन सेंसिबिलिटी। और इसके लिए सबसे ज्यादा फेमस है। देखो यहाँ पे इन्होंने क्या किया, जो द्रौपदी वस्त्र हरण है, वो पेंटिंग बनाई, इंडियन सेंसिबिलिटी को दिखाया, लेकिन बनाई कैसे, ऑयल पेंट के थ्रू। और ये क्या है, यूरोपियन टेक्निक है। तो यहाँ पे इन दोनों का मिक्सचर ये बनाते हैं, ठीक है। अच्छा, इन्होंने 7,000 से ज्यादा पेंटिंग्स बनाई है। फेमस वर्क्स इनके कौन कौन से, दमयंती टॉकिंग टू स्वान, शकुंतला लुकिंग फॉर दुष्यंत, नायर लेडी एडोर्निंग हर हेयर, शांतनु, मत्स्यगंधा, ये सब जो है इनके फेमस वर्क्स हैं। तो थोड़ा सा याद रखना है इनको, ठीक है। अवार्ड्स एंड ऑनर्स की बात करें तो कई सारे अवार्ड इनको मिले हैं। जैसे एक मिला है नायर लेडी अडोर्निंग हर हेयर, इनकी पेंटिंग थी ये, इनको वर्मा प्रेस्टिजियस अवार्ड मिला है, ठीक है। जैसे कि गवर्नर्स गोल्ड मेडल मिला है इनको, ठीक है। इसके अलावा पहला प्राइज मिला था इनको वियना आर्ट एग्जीबिशन में। उसके अलावा वर्ल्ड का कोलंबियन एक्सपोजिशन में भी इनको 3 गोल्ड मेडल्स मिले थे इनकी पेंटिंग्स को। यहाँ पे जो कॉलोनियल गवर्नमेंट थी, इन्होंने जो राजा रवि वर्मा है, इनको केसर हिंद गोल्ड मेडल से नवाजा था। उसके साथ यहाँ पे मरकरी पे एक प्लेनेट है जो इनके नाम पे रखा गया है। मतलब सोचो इनकी जो लिगेसी कितनी बड़ी है, इनके नाम पे प्लेनेट पे, मरकरी पे एक क्रेटर को नाम दिया गया है। इसके साथ साथ यहाँ पे इनके नाम पे ही, यहाँ पे अकॉर्डिंग टू गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड, द मोस्ट एक्सपेंसिव साड़ी नेम्ड विवाह पटु इन द वर्ल्ड इज अ 8 kg साड़ी प्राइस्ड एट 440 lakhs पेज ट्रिब्यूट टू हिज पेंटिंग। तो वर्ल्ड की जो सबसे बड़ी साड़ी है, सबसे ज्यादा महंगी साड़ी है, जिसका नाम है विवाह पटु, उस पे जो पेंटिंग है वो राजा रवि वर्मा की ही पेंटिंग है, ठीक है। तो 40 लाख रुपए की ये साड़ी है। तो ये इनकी लेगेसी रही है, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंस इनको दी गई है। तो यहाँ पे इनका वर्क भी उतना इंपॉर्टेंट है। तो ये याद रखना थोड़ा सा, हिंद गोल्ड मेडल के बारे में, मरकरी के क्रेटर के बारे में, ठीक है, वियना आर्ट एग्जीबिशन के बारे में, ये इंपॉर्टेंट न्यूज है। ओके, तो आज के हमारे जितने भी आर्टिकल्स थे हमने सारे डिस्कस कर लिए हैं। सो दैट वाज ऑल फॉर टुडे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।
आज के जितने भी आर्टिकल्स थे आपको अगर पसंद आए हुए हों, अगर हमारा लेक्चर पसंद आया हो तो यहाँ पे लाइक ज़रूर करना, कमेंट करना, शेयर करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। ओके, तो आई विल बी नीडिंग अ लॉट ऑफ सपोर्ट ऑफ यू गाइज, एंड थोड़ा सा कोऑपरेशन भी चाहिए रहेगा। थोड़ा सा टाइमिंग का मिसमैच हो सकता है हमारे बीच में फॉर सम डेज, ठीक है, सिर्फ अप्रैल तक की बात है, उसके बाद सब सही हो जाएगा। ओके, तो दैट वाज ऑल, थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ वेरी गुड डे।